प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो इस प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? देखो, आरबीआई के संदर्भ में हम लोग बात करें तो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। देखो, जो आरबीआई है ना, तो ये भारत का क्या है? तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, याद रखेंगे। और ये बिहार बीएड में अभी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई क्या है? तो ये भारत का कैसा बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, आरबीआई जो है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो इसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे, जो शाख नियंत्रण है ना, शाख नियंत्रण करने का काम, और ठीक है, शाख नियंत्रण करने का काम, और अगर हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा निर्गमन करने का काम कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मुद्रा निर्गमन करने का काम और शाख नियंत्रण करने का काम, या फिर कहें जो मंदी होती है या फिर जो मुद्रास्फीति होती है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो रिजर्व बैंक करता है, याद रखिएगा। ये सब सारे रिजर्व बैंक के काम है, जहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। 1935 में आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, और उस समय इसका हेडक्वार्टर जो था वो क्या था? कोलकाता था। लेकिन फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर? मुंबई। 2 साल बाद 1935 में स्थापना हो रही है और उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर? तो मुंबई लाया जाता है, याद रखिएगा। 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की, और 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या फिर कागज उद्योग के लिए? तो बरौनी, अगर हम लोग बात करें निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन है, चमड़ा है, लौह इस्पात है, या फिर कागज है? क्या हो जाएगा? तो बरौनी देखो, ये बिहार में है, ठीक है। बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में बेगूसराय में है, और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेगूसराय में आपको बरौनी देखने को मिलेगा, जो तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यूपी में आपको मथुरा याद रखना है, तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिहार स्वयं को वंश का किसका वंशज मानते थे? बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार, अर्थात राम जो है द्वारपाल थे। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो प्रतिहार राजा जो है तो वो अपने आप को किसका वंशज मानते थे? सूर्य का, चंद्र का, लक्ष्मण का, या फिर हनुमान का? क्या जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है। और जब भी आप लोग सेशन को सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि टाइम से आप जुड़ सकें। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लक्ष्मण के साथ, ठीक है। किसका? तो लक्ष्मण का वंशज मानते थे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं ना, तो इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन, तो द्वैध शासन जो है ये कब से कब तक चल रहा है? क्या आंसर करेंगे? चौथे प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या जगह? अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो आप आंसर क्या करते हो? तो आप कहते हो किसको? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है, तो इनको द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय आता है, ठीक है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और द्वैध शासन कब से कब तक? तो आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 1765 से लेकर के 72 तक द्वैध शासन चला था। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में? राजा राम मोहन राय जो है तो इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। और इन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है? तो धर्म को ऊंचा उठाने में, समाज सुधार में, शिक्षा में, या फिर अंग्रेजी का परिचय कराने में? क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। आपको पता है इन्होंने 1828 में क्या किया था? तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इसी ब्रह्म समाज के प्रयासों से ही क्या हो रहा है? 1829 में जो सती प्रथा है, इसको क्या कर दिया जा रहा है? सती प्रथा को बैन कर दिया जा रहा है। किस धारा से? अगर धारा आपसे पूछेगा तो धारा आपको होगी 17 से। धारा 17 से 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। तो सबसे मेन काम जो था इनका, जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, वो समाज सुधार था। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के विरुद्ध रखे गए?
अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी? अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बनता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव होते हैं ना, इनको लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव को हम कहाँ प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर किसी सदन में? तो क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे लोकसभा में। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया था। किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा? तो आंसर कर देंगे इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? कौन सी भाषा है? देखो 8वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद 21वां संशोधन होगा 1967, और इसके द्वारा हम लोग बात करेंगे, इस 21वें संशोधन 1967 के द्वारा हम लोग बात करेंगे कौन सी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर इसके बाद 71वां संशोधन होगा। ठीक है, 71वां संशोधन 1992 होगा, और इसके द्वारा हम लोग बात करेंगे कौन सी? तो इसके द्वारा नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नेपाली है, कोंकणी है, और क्या हो जाएगा? और मणिपुरी भाषा को जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा? तो 92वां संशोधन 2003 है। ठीक है, कौन सा? तो 92वां संशोधन 2003 है। इसके द्वारा हम लोग बात करेंगे कौन सी? तो इसके द्वारा बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संथाली है। ठीक है, क्या जाएगा? तो बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, और क्या जाएगा? और संथाली भाषा को जोड़ने का काम किया जाएगा। तो पहले 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा? तो टोटल हो जाएंगी 22 भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो मीजो को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन दे सकता है? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको सिर्फ महाभियोग के द्वारा, इनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा ना, ये 2 आधारों पर लाया जाएगा। एक कौन सा होगा? एक तो होगा सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार मतलब जब साबित हो जाए कि इनका व्यवहार सही नहीं है, ठीक है, ये गलत डिसीजन दे रहे हैं, या फिर इनका व्यवहार जो है वो कदाचार वाला है, तब इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। या फिर असमर्थता, जब ये अपने पद पर काम करने में असमर्थ हैं, तब इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, इनको भी महाभियोग के द्वारा हटाते हैं, और महाभियोग 2 आधारों पर लाते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए तो किसके आदेश से उनको उनके पद से हटाया जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को फिर उनके पद से हटा दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, रफी अहमद किदवई थे, गोपाला स्वामी अयंगार थे, या फिर केसी नियोगी थी? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे बताएगा? क्या हो जाएगा? तो देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम लोग बात करें ना, तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है तो क्या करेंगे भाई? उच्च न्यायालय करेंगे, उच्चतम न्यायालय करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा करेंगे। देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ना, तो न्यायिक पुनर्विलोकन ये हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने लिया अमेरिका से लिया। ठीक है, कहाँ से लिया? तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है तो ये हमने अमेरिका से लिया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है ये किसको दिया गया? आपसे कह रहा है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, और राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा को। तो देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है ना, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया था। यहाँ पर इस प्रश्न में, ठीक है, गलती है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो किसको? तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए और बी दोनों सत्य है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है ये कहाँ से? तो ये अमेरिका से ली गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर समाजवादी है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दर्शाता है कि भारत एक देश है। किस प्रकार का देश है? यही तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या जाएगा? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी? आंसर कर दीजिए, लोकतांत्रिक है। ठीक है, क्या है लोकतंत्र का मतलब? क्या लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसा देश जहां पर सभी को सहभागिता का अधिकार है, सभी लोग शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और वयस्क मताधिकार में क्या होगा? सभी को अधिकार है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं? सभी लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, जितने लोग वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार। और ये दर्शाता है कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है, लोगों का शासन है।
निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा गया? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा गया? तो ये बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो फटाफट सभी मेरे भाई बहन आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा गया? मानसूनी प्रदेश है, सवाना प्रदेश है, विषुवत रेखीय, भूमध्य या फिर भूमध्य सागरीय, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी। आंसर आपका सवाना प्रदेश हो जाएगा। और अगर हम लोग अफ्रीका में बात करेंगे ना, तो अफ्रीका में ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सवाना घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर? तो यह वाला जो क्षेत्र है ये मध्य अफ्रीका या फिर कहें पूर्वी अफ्रीका में आपको सवाना प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास, क्या हो जाएगा? तो बताएगा भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है वो किस फसल के अंतर्गत आती है? चावल है, गेहूं है, मक्का है या फिर कपास है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, चावल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कुर्ग है, मैसूर है, हुबली है या फिर बेल्लारी है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कुर्ग हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो कुर्ग हो जाएगा। ठीक है, लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या फिर महाद्वीपीय प्रवाह से? क्या हो जाएगा? लैकोलिथ। लैकोलिथ का जो संबंध होता है ना वो आग्नेय चट्टानों से होता है। और आग्नेय चट्टानों का आपको पता है कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो ये किससे? तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाद में जितने लोग जुड़े हैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देगा ताकि बाकी साथियों तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए। आगे बढ़ेंगे। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? माउंट आबू है, मणिकर्ण है, माउंट थुलियर है या फिर माउंट सारामती है? क्या आ जाएगा? तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर लगाई गई? तो आंसर कर दोगे राजस्थान में, माउंट आबू में। ठीक है, कहाँ पर? तो माउंट आबू या राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लगाएगी। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में 1897 में कहाँ पर स्थापित की है? आपसे ये वर्ष भी पूछ लेता है। तो भारत में ही जल विद्युत शक्ति ग्रिड 1897 में कहाँ पर स्थापित की गई? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दार्जिलिंग में। ठीक है, कहाँ पर? तो दार्जिलिंग में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन किसके द्वारा हुआ? देखो अगर आपसे रुपया मुद्रा की बात करेगा तो रुपया मुद्रा जो है, तो रुपया जो मुद्रा है ये सबसे पहले किसने चलवाया है? तो रुपया मुद्रा जो है वो चलवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने? तो शेरशाह सूरी ने। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया था ना, ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया था ना, तो ये रुपया क्या था? ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया था ना वो क्या था? वो चांदी का सिक्का था। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर से कह रहा है कि आपसे पत्र मुद्रा, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 1806 दिया है जो कि गलत है, जो कि गलत यहाँ पर होना चाहिए 1861 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 1861 होना चाहिए, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1861 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? सबसे कम अगर हम लोग बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपसे महाद्वीप पूछ रहा है, आप आंसर क्या कर दोगे? सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यूरोप में, सबसे कम कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत में, तो सबसे लंबी भारत की नदी पूछ रहा है जो क्या हो रही है? जो भारत में निकल भी रही है और भारत में ही समाप्त भी हो रही है। तो सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्रा नहीं होगा क्योंकि ये भारत के बाहर निकल रही है और आपको पता है लास्ट में बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, है ना? तो ब्रह्मपुत्रा नहीं होगी। गंगा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा नदी भी आपको पता है लास्ट में बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं, तो गंगा भी नहीं होगा। तो फिर क्या बचा? तो नर्मदा और गोदावरी बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम भी भारत में है और इसका मुहाना भी भारत में है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी से धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या बताएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पृथ्वी पर हैं। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात करेंगे तो ऊपर की तरफ जाने पर, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, सही क्रम क्या है परतों का, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, फिर सप्ताप मंडल देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा? आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल देखने को मिलेगा। सबसे नीचे कौन सा? क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा। क्षोभ, समताप, मध्य, फिर आयन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए बताएगा? तो किस जो है चांदी की
मुद्रा पर, किसके चांदी के मुद्रा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो संस्कृत लेख मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या फिर अकबर, क्या हो जाएगा? तो किसके सिक्कों पर संस्कृत में लेख मिलते हैं? किसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में लेख मिलते हैं? आंसर कर दोगे गजनवी हो जाएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेगा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया बताएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस ग्रंथ में हमको देखने को मिलेगा? शूद्रक की पुस्तक में, अश्वघोष की पुस्तक में, भास की पुस्तक में, विशाख दत्त की पुस्तक में। तो किसकी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? क्या आंसर करेंगे? तो आंसर कर देंगे विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? आप आंसर कर दोगे मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या है? तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप आंसर करोगे मुद्रा राक्षस, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया ये, और चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? 1950 में, 1951 में, 1953 में या 1957 में? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ है बताइएगा? 1950 में, 1951 में, 1953 में, 1957 में। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 1953 में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। किसकी? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यूनानियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा, मुगलों के द्वारा? बताइएगा क्या जाएगा? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर करेंगे? तो यूनानी है, अंग्रेज है, तुर्क है या फिर मुगल है? तो आंसर कर देंगे तुर्क है। आपको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो चौगान ही खेल रहा था, जो घोड़े से गिर करके मर गया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे डेट पूछ ले तो क्या कहोगे? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 तक चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से लेकर के 1792 तक चल रहा है, और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो टीपू सुल्तान जो है वो पराजित होता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान जब पराजित होता है ना, तो फिर अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्राद्युरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुगल स्थापत्य कला में अगर हम लोग पित्राद्युरा की बात करें, अच्छा देखो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसके समय में हुई, इसकी शुरुआत किसके समय में हुई, पित्राद्युरा की शुरुआत किसके समय में हुई, तो आप कहोगे जहांगीर के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो जहांगीर के समय। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्राद्युरा जो है तो ये लोकप्रिय किसके समय में हुआ? ठीक है, शुरुआत तो जहांगीर के समय हुई। अगर आपसे पूछा जाए लोकप्रिय किसके समय में हुआ, तो आप कहोगे शाहजहां के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो शाहजहां के समय में ये लोकप्रिय हुआ। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कहाँ पर पित्राद्युरा का, किसके मकबरे में जो है पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे एतमादुद्दौला का। ठीक है, किसका? तो आप आंसर करोगे किसको? एतमाउद्दौला के मकबरे में। ठीक है, जो कि नूरजहां के पिता थे। तो एतमाउद्दौला के मकबरे में अगर हम लोग बात करेंगे पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग किया जा रहा है, और ये क्या है? तो ये संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट है। नरसिंह मेहता बताइएगा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के या फिर बिहार के? नरसिंह मेहता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध संत कहाँ के थे? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुजरात के। ठीक है, कहाँ के? तो गुजरात के। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? अवसादी है, अरूपांतरित है, ज्वालामुखी, आग्नेय? क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी चट्टान है जो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? क्या आंसर करेंगे? इस प्रश्न का आंसर करिएगा, आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अवसादी। अवसादी चट्टान जो है वो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है। आगे बढ़ेंगे। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब, बहादुर शाह? बताइएगा क्या जाएगा? बहुत ही बेहतरीन वाला ये सेशन है, लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, वो भी आपके साथ जुड़ सके। बताइएगा क्या जाएगा? तो जागीरदारी संकट की बात करेंगे तो सर्वप्रथम किसके समय में? तो आंसर कर दोगे औरंगजेब के समय में सबसे पहली बार जो है, ठीक है, जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खान शेरवानी है, अहमद यादगार है, बदायूनी है या फिर मीर अलाउद्दौला कज़वीनी है? क्या हो जाएगा? किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बदायूनी ने कहा है। ठीक है, किसने? बदायूनी ने। अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां का पतन कब हुआ? बैरम खां की हम लोग बात करें तो बैरम खां का समय क्या है? अकबर का जो प्रारंभिक जो संरक्षक है, राजा बनने के बाद जो प्रारंभिक संरक्षक है वो बैरम खां ही है, और इसका जो समय है वो क्या है? तो वो आप कहोगे 1556 से लेकर के 1560 का। ठीक है, बैरम खां ने 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था, और इनका अगर आपसे पतन पूछा जाएगा तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, 1560 में फिर क्या हो जाएगा? फिर बैरम खां का पतन हो जाएगा। मेघसनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या फिर इंडिका है? तो क्या हो जाएगा? तो इंडिका कर देंगे भाई। क्या हो जाएगा? इंडिका मेघसनीज की पुस्तक है, जो कि किसके समय में?
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगस्थनीज याद रखेंगे, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन होता है? हाइड्रा में, एस्कॉरिस में, केचुए में या फिर रेशम कीट में? क्या हो जाएगा? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन होता है? क्या आंसर कर देंगे? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। हाइड्रा होगा, एस्कॉरिस होगा, केचुआ होगा, रेशम कीट होगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। और केचुआ पालन को आप जानते हो वार्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? केचुआ पालन को हम लोग क्या करते हैं? तो वार्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ जो है ये किसान मित्र भी कहलाता है, क्योंकि ये भूमि को उर्वरा बना देता है। ब्लब्बर क्या होता है बताइएगा? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, संघवसा की परत, किन्हीं एक्वेटिक पौधों द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, या फिर चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो ब्लब्बर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यूपी बीएड वाले हों या फिर अन्य किसी राज्य के बीएड वाले हों, तो आपको इसी तरीके के जीके जीएस के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये सेशन है और लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा संघवसा की परत। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? देखो चंगेज खान है तो ये क्या है? तो ये पहला मंगोल आक्रमणकारी, याद रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि पहला मंगोल है जो भारत के निकट पहुंच रहा है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो वो कौन हो जाएगा? तो चंगेज खान है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहला आक्रमणकारी है जो भारत के समीप तक पहुंच रहा है, भारत के निकट आ रहा है। ठीक है, तो वो है चंगेज खां। और ये जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए किसके समय में? तो आंसर कर देंगे इल्तुतमिश के समय में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, किसके? इल्तुतमिश के समय। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से? तो ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण जो है सत्यमेव जयते जो है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ से? तो आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? कौन है जो भारत के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करता? संप्रदायवाद है, प्रादेशिकता है, समाजवाद या फिर जातीयता? तो संप्रदायवाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हमारे लिए चुनौती पैदा करता है, समस्या उत्पन्न करता है। प्रादेशिकता की बात करेंगे तो ये भी चुनौती और समस्या पैदा करता है, और जातीयता भी। समाजवाद जो है ये ना तो कोई चुनौती जो है उपस्थित करता है, ना ही कोई समस्या उत्पन्न करता है भारत के लिए। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति नहीं है, प्राक्कलन समिति नहीं है, लोक उपक्रम समिति नहीं है, फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है। कौन सी? तो कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है, अच्छा, लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है, और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी समिति तो आप कहोगे प्राक्कलन समिति। ठीक है, सबसे बड़ी संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा जाए तो प्राक्कलन कहोगे, जिसमें कितने? जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी कहाँ से? जो कि सभी के सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। सभी के सभी कहाँ से? लोकसभा से। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा जाएगा तो लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है? एक दलीय प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक देश, एक दल, एक पार्टी, है ना? मतलब एक पार्टी होगी, एक दल होगा। तो कौन सा देश है? तो आंसर कर देंगे आप लोग किसको? ऑप्शन कर देंगे आप लोग चीन को। ठीक है, किसको? तो चीन को आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत शिखर हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली है, कुनलुन है, काराकोरम है, या फिर हिंदुकुश है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा पर्वत शिखर है? कौन सा पर्वत शिखर है जो क्या है? तो जो हिमालय का भाग नहीं है? क्या आंसर कर देगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अरावली है। ठीक है, क्या है? तो अरावली है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, मुद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, गौलों के लिए, या फिर पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? बताएगा। तो मुद्दुमलाई पशु विहार अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो व्याघ्रों के लिए है, गौलों के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? क्या हो जाएगा? तो मुद्दुमलाई जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और ये किसके लिए? हाथियों के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, किसके लिए? तो हाथियों के लिए। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठों की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? बताएगा। तो अगर हम लोग हिंदू धर्म में बात करेंगे तो 4 मठ हम लोग के यहाँ हैं। श्रृंगेरी है, बद्रीनाथ है, द्वारिका है और पुरी है, और 4 धाम इन्हीं को कहते हैं, यहीं की यात्रा की जाती है।
और ये जो है तो ये 4 मठ जो है ये स्थापित किए गए हैं कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे, ठीक है, आदि शंकराचार्य। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, आदि शंकराचार्य। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं, म्यूट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एक्सॉन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, तो एक्सॉन कहेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, टोकोफेरॉल है, नियासिन है, सियानोकोबाल्मिन है, क्या हो जाएगा बताइएगा। वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील आप जानते हो कीड़ा, कीड़ा हम लोगों ने याद रखा है ना, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये क्या होते हैं, तो ये आपके, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हम जरा देख लो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो टोकोफेरॉल, तो ये तो विटामिन ई हो गया, और नियासिन तो ये तो विटामिन B3 हो गया, विटामिन B3 गड़बड़ हो गया। नियासिन कौन है, तो नियासिन जो है ये विटामिन B3 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन अगर हम लोग बात करेंगे तो B12 है, तो B तो जो है जल में घुलनशील होता है। कैल्सीफेरॉल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो हो गया विटामिन डी, कैरोटीन हो गया, और ठीक है क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे तो टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर हम लोग बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। थायमिन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका बी ही सही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है, और कैरोटीन हो जाएगा, और टोकोफेरॉल, तो ये क्या होते हैं, तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूमा से, रेशम कीट के लार्वा से, या फिर स्वयं कीट से। अच्छा, रेशम उत्पादन की हम लोग बात करें तो रेशम पालन को क्या करते हैं, रेशम उत्पादन को क्या करते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। रेशम, ठीक है, रेशम पालन की हम लोग बात करें, उत्पादन की बात करें, क्या आ जाएगा, तो सेरीकल्चर कहते हैं। और ये कहाँ से, तो ये रेशम कीट के लार्वा से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो रेशम कीट के लार्वा से। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। तो विधान परिषद को आपको पता है, विधान परिषद जो होता है वो द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो सदस्य होते हैं कितने समय के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य 6 सदस्य के लिए। शासक बनने के बाद कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 12 अध्यादेश जारी किए थे, बताइएगा। तो शासक बनने के बाद कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 12 अध्यादेश जारी किए। जहांगीर है, औरंगजेब है, अकबर है, या फिर शाहजहां है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो शासक बनने के बाद, राजा बनने के बाद कौन सा राजा है जिसने 12 अध्यादेश जारी किए, तो आंसर कर दोगे जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को जैन धर्म को ग्रहण कर लिया, कौन है, तो बताइएगा कौन सा राजा है जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये श्रवणबेल गोला चला जाएगा किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ, ठीक है, जैन आचार्य हैं भद्रबाहु, इनके साथ क्या हो जाएगा, तो इनके साथ श्रवणबेल गोला चला जाएगा, और सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देता। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किसके द्वारा, तक हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने वाला किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, क्या हो जाएगा, तो किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को एक परामर्श देने वाला बना दिया गया है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अनुच्छेद 143 आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जो कि बीएड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और शेयर करना होगा तो शेयर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच जाए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है और आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको UP-SSC पेट के एग्जाम के लिए अगर आपको PDF चाहिए, या फिर आपको CTET के एग्जाम के लिए PDF चाहिए, तो आपको PDF अवेलेबल जो है कराया जाएगा। एक छोटी सी आपसे सहायता राशि ली जाएगी और आपको PDF जो है अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप आराम से आसानी से घर बैठ करके बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, बहुत ही कम पैसों में आप आराम से घर बैठ करके PDF के माध्यम से अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये एक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो फिर आपको PDF से संबंधित जो भी जानकारी है वो अवेलेबल करा दी जाएगी कि कहाँ पर आपको PDF मिलेगा और कौन सा टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन करना है और कितना चार्ज होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो आपको UP-SSC पेट का अगर नोट्स चाहिए होगा या फिर CTET का नोट्स चाहिए होगा तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।